की क्लास में सबसे पहले मैं आपको स्लाइम मोल्ड्स एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, ठीक है। उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको इस इमेज को देखना है। यहाँ ये इमेज दिख रहा है आपको, ब्लैक कलर से मैंने टिक किया, आपको नजर नहीं आ रहा हो, ये देखिए मैंने रेड कलर से इसके ऊपर टिक किया, ठीक है। तो ये जो इमेज है आपने जरूर देखा होगा। इसको कहाँ शो किया जा रहा है? यहाँ पे एक ट्री के बार्क के ऊपर इसको शो किया जा रहा है, ठीक है। अब ये है क्या, कई बार होता है ऐसा कि कुछ बच्चे इसको देख के मिसलीड होते हैं, उनको ऐसा फील होता है कि ये क्या है, ये फंजाई है, बट एक्चुअली दीज आर नॉट फंजाई। अब कैसे फंजाई नहीं है? क्योंकि इनका जो सेल वॉल है वो काइटिन का बना हुआ नहीं है। लेकिन एक दूसरी इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनको फंजाई ऑफ किंगडम प्रतिष्ठा बोला जाता है। अब ऐसा क्यों बोलेंगे हम? क्योंकि जब फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप पढ़ रहे थे तो उसमें आपने क्या सीखा था कि फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? सैप्रोफाइटिक प्लस पैरासिटिक, सैप्रोफाइटिक प्लस पैरासिटिक, है ना। ठीक एग्जैक्टली उसी तरीके से इसकी भी क्या खासियत है कि इसका भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको क्या देखने को मिलेगा? सैप्रोफाइटिक प्लस पैरासिटिक। सैप्रोफाइटिक हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि कहीं पे अगर कटा हुआ वुडन लॉग पड़ा हुआ है उसके ऊपर भी ग्रो करेगा, और जैसे कि आपको यहाँ फर्स्ट इमेज में दिख रहा है तो उस तरीके से ये क्या करेगा, कहीं पे अगर ग्रोइंग ट्री है उसके ऊपर भी सर्वाइव करेगा। तो अगर किसी लाइव के ऊपर कोई चीज सर्वाइव करता है तो हम उसको पैरासाइट बोलते हैं, और अगर कोई किसी डेड चीज के ऊपर सर्वाइव कर रहा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सैप्रोफाइटिक बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ मैं आपके लिए लिखने वाली हूँ वो मैं यही लिखूंगी और यही मेंशन करूंगी आपके लिए कि इनको हम फंजाई ऑफ किंगडम प्रतिष्ठा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंजाई ऑफ किंगडम प्रतिष्ठा, ठीक है। इसी से स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्लाइम मोल्ड्स आर रेफर्ड एज, चलिए फर्स्ट पॉइंट मेरे साथ साथ लिखते चलेंगे आप लोग। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड एज फंजाई ऑफ किंगडम प्रतिष्ठा? क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, स्लाइम मोल्ड्स। तो किसको टिक करेंगे? किसको टिक करेंगे? स्लाइम मोल्ड्स। हाँ, मॉल्ट्स को। स्लाइम मोल्ड्स को हम लोग वहाँ पे मार्क करेंगे, ठीक है। तो ये जो स्लाइम मोल्ड्स हैं, सबसे पहली चीज इनको टैग दिया गया है, फंजाई ऑफ किंगडम प्रतिष्ठा, किंगडम प्रतिष्ठा। चलिए ये हो गया। इसमें तो कुछ आपको समझना नहीं है, कोई डाउट नहीं है, फिर से वापस रिपीट कर रही हूँ मैं। किंगडम प्रतिष्ठा को हम हेट्रोजिनस मानते हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी वैरायटी के न्यूट्रिशन आपको देखने को मिलते हैं। तो इसके केस में भी क्या है, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अभी तक जो आप इसके पहले पढ़ रहे थे सब थोड़ा थोड़ा ज्यादा ज्यादा क्या कर रहे थे? फोटोसिंथेसिस कर रहे थे। इसके केस में क्या है, ये आपको एक भी मेंबर फोटोसिंथेसिस करता हुआ नहीं पाया जाएगा। सब के सब कैसे हैं ये सारे? ये सब के सब सैप्रोफाइटिक होंगे या पैरासाइटिक होंगे, जिसकी वजह से हमने इनको टैग दिया है फंजाई ऑफ किंगडम प्रतिष्ठा। आपको दिखने में भले ही ऐसा लग रहा होगा कि ये फंजाई है, बट दीज आर नॉट फंजाई, फंजाई नहीं है ये, ठीक है। और दूसरी बात, हम लोग अब क्योंकि फंजाई लिख ही रखा है तो और हम दूसरा स्टेटमेंट आसानी से लिख सकते हैं इसी को देखते हुए। ये जो पॉइंट आपने लिखा है आपको खुद ही लिखना, आपको रटना नहीं है कहीं से, ठीक है। तो देन हम लोग लिखेंगे यहाँ पे स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट, सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। चलिए ये दो पॉइंट्स मैंने आपको याद करा दिए हैं। अब एक बात को बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। अब अगर आपको समझाने के लिए एक रफ पेज ले रही हूँ मैं, ठीक है, इसको यहीं रहने दीजिए। मैं एक यहाँ पे कोई भी नॉर्मल सा एक लीफ यहाँ पे आपके लिए पेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। अगर सपोज कीजिए हम किसी लीफ को देखते हैं, ठीक है, और ये लीफ अगर कहीं पे गिरा, समझाने के लिए बता रही हूँ, कुछ नोट करने वाली चीज नहीं है इसमें ऐसे भी। मेरा मोटिव आपको सिर्फ समझाना है, बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए, बहुत ज्यादा लिखा हुआ चाहिए, तो आप लाइब्रेरी ओपन कर लीजिए अपने घर में, है ना। मेन क्या है, आपके दिमाग में सारी चीजें प्रिंटेड होनी चाहिए। देखिए आपके एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट दिया है
क्या स्टेटमेंट दिया है? स्टेटमेंट दिया गया है ये जो स्लाइम मॉल्ट्स हैं दे मूव अलोंग डिकेइंग ट्विग्स। अब मैं आपको एक केस समझाती हूँ। कौन सा केस? वो समझिए। अब सपोज कीजिए कि ऐसा होता है कि अगर ये जो स्लाइम मॉल्ट्स है, ठीक है, मैं या डॉट्स का ही हेल्प लेती हूँ, उसी से आपको समझ आ जाएगा। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा बिगर साइज कर देती हूँ। अब ये क्या हुआ, स्लाइम मॉल्ट है यहाँ पे, ये सब क्या है? स्लाइम मॉल्ट है। मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि ये सब के सब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको डिके कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिके कर रहे हैं, मतलब इसका डिकम्पोजिशन कर रहे हैं। तो एक बात बताइए, इसका मूविंग डायरेक्शन क्या होगा? अगर ये ग्रो कर रहे हैं, इनका जो ग्रोइंग डायरेक्शन है वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है। तो एक्चुअली जब आप इसको ध्यान से समझेंगे तो आपको एक बात का पता चलेगा। मैंने ये जो रेड डॉट्स बनाए हैं, दीज आर स्लाइम मॉल्ट्स, ठीक है। एग्रीगेशन होता है, एग्रीगेट्स में झुंड बना के प्रेजेंट होते हैं ये। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि ये जो स्लाइम मॉल्ट्स अगर मूव कर रहे हैं तो इनका डायरेक्शन क्या होगा? लेफ्ट टू राइट होगा या राइट टू लेफ्ट होगा? ये पूछ रही हूँ मैं आपसे, आंसर दीजिए। लेफ्ट टू राइट। हाँ, इनके मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? लेफ्ट टू राइट होगा। अब अगर हम इसको दूसरी भाषा में बोलें, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं इसके डिकम्पोजिशन का डायरेक्शन क्या है? लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट है? अब क्या बोलिएगा आप? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट, कॉमन सेंस है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको एक बात यहाँ पे पता चल, क्योंकि ये लाइन बच्चे हमेशा मेरे पास लेके आते हैं, कहते हैं मैम हमें ये स्टेटमेंट समझ नहीं आ रहा। आपको लाइन क्या लिखा हुआ है? देयर बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स। मतलब ये जो सारे हैं ये तो उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना, जिधर ये जो ट्विग होगा वो क्या करेगा, जिधर की डायरेक्शन में इसका डिकम्पोजिशन हो रहा होगा। तो इसके लिए हम स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पे, द बॉडी ऑफ स्लाइम मॉल्ट मूव along the decaying twig। अब जिधर जिधर की तरफ ये डिके हो रहा है, यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन है या डिकेइंग डायरेक्शन है वो क्या है आपका? लेफ्ट टू राइट है। क्योंकि डिके होने का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है तो इनकी मूवमेंट का डायरेक्शन, अब आप अपना कॉमन सेंस लगाइए। मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि डिकम्पोजिशन का टू राइट, तो क्या मैं आपको बोल दूं कि इनका डायरेक्शन इधर से इधर थोड़ी राइट टू लेफ्ट थोड़ी जाएगा? ये कॉमन सेंस लगाइए अपना, ये सही है क्या? नहीं है, कॉमन सेंस है। तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं कि इनकी जो बॉडी है वो कैसे मूव करती है, डिकेइंग ट्विग्स जो होते हैं उसके हिसाब से इसकी बॉडी जो है वो मूव कर रही होती है ना। इसको मैं हटा देती हूँ, ये मैंने आपको समझाने के लिए करा था। वापस हम उसी पेज पे जाते हैं जहाँ हम नोट कर रहे थे, ठीक है। तो ये मुझे एक पॉइंट लिखना था, तो हवा में तो मैं लिखूंगी नहीं, इसलिए मैंने आपको पहले समझा दिया। अब मैं इसको वापस लिखती हूँ, ठीक है। अब आपको समझ भी आएगा। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग इसके लिए स्टेटमेंट जो अभी मैंने समझाया है मैं उसी को नोट कर रही हूँ, ठीक है। द बॉडी ऑफ स्लाइम मॉल्ट्स, बॉडी ऑफ स्लाइम मॉल्ट्स, स्लाइम मॉल्ट्स मूव अलोंग, मतलब साथ साथ मूव अलोंग द डिकेइंग ट्विग्स। डिकेइंग मतलब आप समझते हैं जो खराब हो रहा है, ठीक है। डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स। अब एक और स्टेटमेंट है यहाँ पे, इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल तो आप जानते हैं, हो सकता है आप मेरे से मतलब पूछें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनगल्फिंग। देखिए कोई अगर किसी चीज को निगलता है ना, उस सेंस में यहाँ पे इनगल्फ का यूज किया जाता है, ठीक है। अब एक बात बताइए, अभी अभी जो मैंने आपको लीफ का एग्जांपल बताया और स्लाइम मोल्ड जो उसके ऊपर सर्वाइव कर रहा है, तो वो लीफ उस स्लाइम मोल्ड के लिए तो फूड हो गया ना, खाना हो गया ना उसका, उस स्लाइम मोल्ड का। तो अब क्या करेगा? इनगल्फ करेगा। तो उसमें जो ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है उसको ये क्या करता है? इनगल्फ करने का काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है? देखिए जो आपको समझना है, यहाँ पे मैं आपको एक हेडिंग देने जा रही हूँ और मैं यहाँ पे अलग से स्पेशल पॉइंट भी बोल सकते हैं या हेडिंग भी बोल सकते हैं। मैं आपको देने जा रही हूँ प्लाज्मोडियम, और एक चीज पहले ही मैं नोट करके आपको बता रही हूँ, यहाँ पे हम उस प्लाज्मोडियम का जिक्र तो बिल्कुल नहीं कर रहे जो मलेरिया कॉज करने का काम करता है। ये प्लाज्मोडियम डिफरेंट है। बायो में एक ही टर्म अगर 1000 जगह पे आता है तो वो 1000 मीनिंग्स भी साथ में लेके आता है, ठीक है। यहाँ हम जिस स्लाइम मोल्ड की बात कर रहे हैं,
मतलब जिस प्लाज्मोडियम की बात कर रहे हैं ये वो नहीं है जो मलेरिया कॉज करता है, ये दूसरा है प्लाज्मोडियम। ठीक है, तभी मैंने इसको रेड कलर से हाईलाइट करके लिखा है ताकि आप भी फ्यूचर में इसमें गलती ना करें। ठीक है, अब जैसे ही मैंने प्लाज्मोडियम लिखा तो अब आप एक काम आपको ये करना है कि ये जो मैंने इमेज बना रखा है यहाँ पे, ये मतलब लगा रखा है, ये ऊपर वाला जो है, आपको क्या दिख रहा है? ऐसा दूर से देख के नहीं लग रहा कि यहाँ पे किसी चीज का एग्रीगेट है, सब इकट्ठा होके प्रेजेंट है, सब एक साथ अवेलेबल है, सारे झुंड में अवेलेबल है, दिख रहा है ना आपको? ठीक है, यस तो एक्चुअली क्या है, जब इनको सुटेबल कंडीशन मिलता है, समझिएगा ध्यान से, कंडीशन लगा हुआ है इसके साथ, स्लाइम मॉल्ट्स को जब आप सुटेबल कंडीशन देंगे तो वो एक झुंड बनाते हैं, इनका जो एग्रीगेट है और ये जो कई फीट तक बिखरता ग्रो करता हुआ चला जाता है, इसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेवरल फीट तक ये जा सकता है, ग्रो कर सकता है, बिखर सकता है। समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा मत समझना है कि मैं इसको एल्गल ब्लूम के साथ को रिलेट कर रही हूँ। आपने देखा होगा पानी में जो इकट्ठा ठहरा हुआ पानी होता है, स्टैग्नेंट वाटर होता है, उसके अंदर आपने देखा होगा एल्गल ब्लूम को। मतलब एल्गल ब्लूम में आपने क्या देखा होगा कि बहुत सारी एल्गी जो है, अब जब आप उसको उसमें से एक यूनिट को देखना चाहेंगे तो आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, उसके एक एक के स्ट्रक्चर को देखना चाहते हैं। लेकिन जब उसने पूरी कॉलोनी बना रखी है, जब पूरा एग्रीगेट बना रखा है, तो आपको तो दूरी से दिखता है वो एग्जैक्टली वो भी कैसे सेवरल फीट तक जा सकते हैं। एग्जैक्टली उसी तरीके से जब हम यहाँ पे इस स्लाइम मॉल्ट की बात करते हैं, ये भी सेवरल फीट तक जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्लाज्मोडियम हम सिर्फ सुटेबल कंडीशन में बोलेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी स्लाइम मॉल्ट्स या एग्रीगेट्स ऑफ स्लाइम मॉल्ट्स अंडर सुटेबल कंडीशन इज नोन एज प्लाज्मोडियम। हिंदी में अगर मैं बोलूं, जब हम ये सारे के सारे जितने भी स्लाइम मॉल्ट्स हैं उनको फेवरेबल कंडीशन में हम एक जगह झुंड बनाकर ग्रो करता हुआ देखते हैं, उस कॉलोनी को हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं। आपको समझ आया या नहीं आया? यस और नो बताइए, समझ यस आया? लिखूं मैं? यस है ना? अच्छे से समझ आया? क्रिस्टल क्लियर बिल्कुल? तो मैं यहाँ पे लिखने जा रही हूँ प्लाज्मोडियम। ठीक है, एग्रीगेट्स ऑफ मतलब इकट्ठा करके जब बोलते हैं हम लोग इसको तो क्या कहते हैं? एग्रीगेट्स कहते हैं। ठीक है, अब ये तो रेडी हो गया, ये ब्लैक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। चलिए अब ट्राई करते हैं। एग्रीगेट्स ऑफ, एग्रीगेट्स मतलब समझते हैं इकट्ठा करना। एग्रीगेट्स ऑफ स्लाइम मॉल्ट्स, एग्रीगेट्स ऑफ स्लाइम मॉल्ट्स अंडर सुटेबल कंडीशन। सुटेबल लिखना यहाँ पे जरूरी है ना? सुटेबल, अंडर सुटेबल conditions, aggregates of slime molds under suitable conditions are known as plasmodium. अब दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, इनके बारे में स्पेशलिटी क्या है, ये कई फीट तक अब क्या करना क्या है, फ्री फंड में बिना कोई मेहनत किए, बिना कोई खाना बनाए, बिना फोटोसिंथेसिस किए, बिना कोई वर्क किए करना क्या है? कुछ नहीं करना है। जो फ्री फंड में मिल रहा है उसको इनगल्फ करते जाना है और खुद को आगे बढ़ाते जाना है। तो ये ऑब्वियस है कि सेवरल फीट तक क्या करेंगे, वहां पे ग्रो करेंगे। ठीक है, तो ये प्लाज्मोडियम जो है, तो प्लाज्मोडियम इसके बारे में, एग्रीगेट्स के बारे में हम लोग बोल रहे हैं। प्लाज्मोडियम में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। ठीक है, एक और लाइन लिखते हैं फिर हम नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे। इसी के बारे में लिख लीजिए, अगला पॉइंट इसी का ही है। प्लाज्मोडियम में grow and spread over several feet. ठीक है, अब हो गया? अब ठीक है ना? चलिए, इस पेज को नोट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस पे इमेज भी साथ में अवेलेबल है तो स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? आगे चले हम लोग। हाँ। देखिए, अब हो गया? अब ठीक है, है ना? चलिए, इस पेज को नोट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस पे इमेज भी साथ में अवेलेबल है तो स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे इसका। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? आगे चले हम लोग।
चलिए, अब एक चीज देखिए, एक और इंटरेस्टिंग बात जिसके लिए फिर से वापस हमें इमेज की हेल्प लेनी पड़ेगी, है ना। उसके बिना हो ही नहीं सकता, बायो है तो डायग्राम इमेज के बिना काम कैसे चलेगा, है ना। चलिए, अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे आने जा रहा है, तो आपको स्पेशल, अभी तक तो कुछ समझना ही था। फ्रूटिंग बॉडी देखिए सब में आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी ऑफ स्लाइम मोल्ड्स की बात करें। अभी अभी जो आपको दिखा, मैंने जो लगा रखा था नीचे वाले इमेज में, एक्चुअली क्या था, मैं इसका थोड़ा सा लाइफ साइकिल भी आपको समझा देती हूँ, ठीक है। आसान है समझने में, कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है, इसलिए समझा रही हूँ। आपको टेंशन नहीं लेना कि क्या है, इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है, इससे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। छोटा सा है, जूम करके देखते हैं, ब्लर है ये थोड़ा सा, दूसरा देखते हैं। नहीं भी होगा तो मैं वैसे भी समझा दूंगी आपको। इससे सिंपल तो दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, सिंपल है ये, मैं समझा रही हूँ। इससे लाइफ साइकिल क्विक एंड इजी आपको समझ आएगा। पहले आप बोलिएगा ये क्या लगा दिया मैडम ने, पहले तो हमें समझ ही नहीं, आपको इसका फ्लोटिंग बॉडी शो कर देती है, ये की बात है। यहाँ जो फ्लोटिंग बॉडी लिखा है ये देखिए, इसको अब हम लोग देखने जा रहे हैं जूम करके, ठीक है। ये फ्लोटिंग बॉडी समझा रही हूँ मैं आपको। चलिए, इसकी बात करते हैं, ये रहा। ऐसे तो बहुत सारे अवेलेबल थे अभी। एक ये रहा, ये काफी जूम वर्जन है इसका, बहुत ज्यादा जूम किया गया है इसको। एक और हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, ये आ जाए हैंग जो कर रहा है, उसके बाद हम लोग देखते हैं। चलिए, तब तक मैं आपको समझाती हूँ, समझिए। ये जो इमेजेस हैं आपने नोटिस करा होगा, यहाँ देखिए ये बॉल जैसा दिख रहा है, और जैसे लॉलीपॉप होता है ना हाथ में, जैसे आप पकड़ते हैं, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखिए, आप बोलेंगे हमें कुछ वैसा ही नजर आ रहा है ना। एक्चुअली क्या है, ये फ्रूटिंग बॉडी है, याद रखना है क्या है ये, फ्रूटिंग बॉडी है। किसका फ्रूटिंग, फ्रूटिंग बॉडी, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, अगर मैंने यहाँ पे टर्म आपको फ्रूटिंग बॉडी बोला है, दैट डजंट मीन कि आप ये फ्रूटिंग बॉडी टर्म सिर्फ स्लाइम मॉल्ड्स में पढ़ेंगे। बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, ये जो फ्रूटिंग बॉडी टर्म है, हाँ, फिर से बोलिए, आवाज कट कट क्या रही है। मैम इमेज नहीं दिख रहा। यहाँ पे मेरे पास कुछ मैसेज, दो इमेज नजर आ रहा है, ठीक है। एक आपको ये राइट साइड में नजर आ रहा है, ये दिस वन, ये एक्चुअली में बाहर से जब आप देखेंगे तो ऐसा दिखता है आपको। व्हाट इज दिस, फ्रूटिंग बॉडी ऑफ स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। फिर ये क्या है, ये इसका बिल्कुल जूम वर्जन आपको दिखाया जा रहा है, बेस्ट आपको इससे समझ आएगा, इससे अच्छा कोई इमेज आपको नहीं समझा सकता दुनिया में, बहुत क्रिस्टल क्लियर इमेज है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि अभी अभी मैं आपको पढ़ा रही थी, बार बार मैंने ही आपको याद कराया प्लाज्मोडियम। मैंने ऐसा बोला कि अगर आप इसको सुटेबल कंडीशंस देते हैं तो ये अपने आप को स्प्रेड करेगा, कई फीट तक स्प्रेड करता हुआ लेके जाएगा, और ये क्या करेगा, ये प्लाज्मोडियम बनाएगा, ठीक है। मतलब एग्रीगेट्स को ऐसे शो किया जा रहा है, क्योंकि ब्रोकली नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो स्लाइम वॉल्स का एग्रीगेट्स है उसको यहाँ पे प्लाज्मोडियम में दिखाया जा रहा है, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, अब इस प्लाज्मोडियम बेचारे ने क्या देखा कि अच्छा मेरे पास अनफेवरेबल कंडीशन आ गया, क्या आ गया, अनफेवरेबल कंडीशन आ गया। इसने क्या किया, बहुत चालाकी से अपने आप को फ्रूटिंग बॉडी में कन्वर्ट कर लिया। ये वही फ्रूटिंग बॉडी है जो आपको यहाँ इस इमेज में नजर आ रहा है। इतनी बात पहले समझ आई, यस और नो, रिप्लाई कीजिए। इतनी बात समझ आई, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, ये जो फ्रूटिंग बॉडी आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है, तो इसी को इस डायग्राम में यहाँ पे शो किया जा रहा है, फ्रूटिंग बॉडी को, ठीक है।
फिर ये क्या करता है, फ्रूटिंग बॉडी के अंदर, इसके अंदर ही अंदर जो स्पोर्स होते हैं वो मियोसिस करते हैं। दुनिया में दो ही तरह के डिवीजन होते हैं, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस, ठीक है। जब कभी भी कुछ एक्सेप्शनल कंडीशंस हैं जिसको हम आगे पढ़ेंगे प्लांट किंगडम में, तीसरा चैप्टर है आपके पास प्लांट किंगडम, कुछ एक्सेप्शनल कंडीशंस है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको एक छोटी सी बात सिखा रही हूँ, जब कहीं कभी भी स्पोर फॉर्मेशन होगा तो वहां पे क्या होता है, कौन सा सेल डिवीजन लगता है, वहां पे मियोसिस लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए। अब इसी में से कुछ क्या करेंगे, अपने आप को डिफरेंशिएट करके गेमेट्स बनाएंगे। गेमेट जब बनेगा तो फर्टिलाइजेशन करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनने के बाद ये क्या करेगा, फेवरेबल कंडीशन इसको फील होगा, ये सब का सब झुंड बनाता हुआ प्लाज्मोडियम यहाँ पे बनाना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो ये लाइफ साइकिल है इसका, क्या है इसका, ये लाइफ साइकिल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो जो मैंने आपको ये सारे पॉइंट यहाँ जो शो कर रखे हैं, तो देखिए यहाँ पे दो इमेज है आपके पास। सबसे अच्छी बात क्या है, ये फेवरेबल कंडीशन में है, और दूसरी बात क्या है, ये नीचे वाला अनफेवरेबल कंडीशन में। अब आया समझ में, पहले इतनी बात समझिए, यस और नो, अब आपको मैम आया समझ। हाँ बोलिए। मैम नीचे वाला क्या फ्रूटिंग बॉडी है? हाँ ये फ्रूटिंग बॉडी है ना। ऊपर वाला ये जो है टोटल एक साथ मिला के, जैसे कैसे बायो में जब आपको टिश्यू पढ़ाया जाता है तो क्या बोलते हैं, एग्रीगेट्स ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। तो यस अगर यहाँ मैं आपको प्लाज्मोडियम पढ़ा रही हूँ तो आपको क्या बोलना है, एग्रीगेट्स ऑफ स्लाइम मोल्ड्स अंडर सुटेबल कंडीशंस आर रेफर्ड एज प्लाज्मोडियम। फिर क्वेश्चन ये राइज होता है, ये बहुत चालाकी से और बहुत समझदारी से, जैसे ही देखते हैं कि अनफेवरेबल कंडीशन आ गया मेरे पास, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन को देखने के बाद यही अपना रूप बदल के अपने आप को फ्रूटिंग बॉडी में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्यों करते हैं, आपको दिख रहा है कि फ्रूटिंग बॉडी के बाहर क्या है, यहाँ पे ट्रू वॉल प्रेजेंट है यहाँ पे, और पता है ये वॉल क्या करता है इसका, ये वॉल ट्रू वॉल बोल रही हूँ मैं, ट्रू वॉल, ट्रू वॉल का मतलब काफी टफ होगा और इसको अनफेवरेबल कंडीशन में इजीली सरवाइव कराएगा। अब मेरी बात आई समझ में? यस मैम। अब ठीक है, लिखूं मैं हाँ मैम। ताकि आप हाँ समझ आए, इसलिए मैं एक ही चीज को 50 बार रिपीट कर रही हूँ, ऐसे आपको आ गया होगा समझ में। तो ये जो आपको ये जो है ये दिस वन, ठीक है, ये प्लाज्मोडियम ऐसे ऊपर से दिख रहा है, और जूम करके साइड व्यू देखिएगा तो ये आपको नजर आएगा जो फर्स्ट पेज पे आपको दिख रहा था। बट ये जो डायग्राम है, ठीक है, तो इसको हम कब देख रहे हैं, कौन से कंडीशन में आपको दिख रहा है, मैं इसके ऊपर यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपके पास पीडीएफ जाए तो आपको समझ आए कि इस इमेज का मतलब क्या है। मैं यहाँ पे नोट कर देती हूँ ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ताकि आपको समझ आ जाए मैं बोलना क्या चाह रही हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। मैम मतलब ये जो मैम फॉर्मेशन किया है ये मैम अनफेवरेबल कंडीशन में पड़ेगा ऐसा? फिर से बोलिए, पता नहीं मुझे आवाज आप लोगों की इतनी स्लो क्यों आ रही है आजकल। अभी कौन बोल रही थी, अभी जिसने बोला उसकी आवाज मुझे क्लियर आई, आपकी आवाज मुझे बहुत स्लो आ रही है, फिर से बोलिए। मैम अब ये ठीक जो है। अच्छा मैम हाँ ये जो मैम फॉर्मेशन किया है तो मैम ये क्या अनफेवरेबल कंडीशन में करेगा जो मैम आपने इमेजेस बिल्कुल दिखाई हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो फ्रूटिंग बॉडी है ये जब भी करेगा अनफेवरेबल कंडीशन में करेगा, ठीक है, यस बिल्कुल मैम। गारंटी के साथ। हाँ और और मैम फेवरेबल फेवरेबल मिला, कंडीशन में? हाँ और अगर फेवरेबल मिला तो ये है, फेवरेबल कंडीशन अगर मिला तो ये है, देखिए कहाँ गया ये रहा, ये देखिए फेवरेबल कंडीशन अगर मिला तब ऐसे ही बिखरा हुआ रहेगा ये आराम से मस्ती से, ये देखिए ये रहा, ये कब का है, ये फेवरेबल कंडीशन का है, और नीचे वाला ये अनफेवरेबल कंडीशन का है। अब समझ आए, अब लिखूं मैं, यस अब मैम। लिख दूं मैं, अब समझ चलिए ठीक अब है। समझ आ और गया। कोई तो बाकी नहीं, इसका मतलब आप लोग वॉल्यूम कम करके बोल रहे थे, अभी मुझे अच्छा सुनाई दे रहा है। मैं समझ रही थी मेरा मेरा लैपटॉप खराब हो गया है तब से, अभी नहीं मुझे मैम सुनाई ये दे माइक को मैम पास में नहीं लाया था इसलिए शायद रहा है। से अच्छा मैम अच्छा, धीमी अभी आ रही देखिए थी। एकदम क्रिस्टल क्लियर वॉइस आ रही है, अब ठीक आ रहा है। चलिए, मैं तब से सोच रही थी मेरे लैपटॉप में खराबी हो गई है कुछ। चलिए, अब अनफेवरेबल कंडीशंस के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। मैं हेडिंग दे देती हूँ फ्रूटिंग बॉडीज का, इसके पहले पेज पे देती हूँ तो ज्यादा बेटर रहेगा, यहाँ बीच में डाल देती हूँ। चलिए,
एक फ्लोटिंग बॉडी लगा भी लेते हैं यहाँ पे, क्या जाता है ना। ये रहा, ये तो खैर लगा ही रखा है। बहुत सारे इमेजेस हैं फ्लोटिंग बॉडी को, वो तो जा ही नहीं जाता। हाँ यहाँ देखिए एक ऐसे है बिखरा हुआ, उसमें से एक को जूम करके दिखा रखा है। हाँ ये देखिए बढ़िया डायग्राम आ गया। ये ऐसे दूर से दिखता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, बीट्स लाइक। और जब इसको जूम करके देखा जाएगा तो ये वाला नजर आता है। ये भी ठीक है। चलिए हेडिंग देते हैं हम लोग फ्लोटिंग बॉडी। आपको दो टर्म याद रखना है, प्लाज्मोडियम ड्यूरिंग सुटेबल कंडीशंस और फ्रूटिंग बॉडी ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। दोनों को उल्टा कर देना है। याद बस ये रखना है कि कब किस वक्त कौन सा फॉर्म बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए ये क्या है, डिकेइंग आपको लॉग यहाँ पे दिख रहा है, इसके ऊपर ये क्या कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है ना। जब तक ये आता है लिखने वाला तो इसको तो आप, और यहाँ पे एक छोटा सा इसके पास, आपको सब जो ये सारे कनेक्टेड हैं, इसके पास क्या होता है, छोटा सा एक स्टॉक प्रेजेंट होता है। स्टॉक मतलब आप समझते ही हैं, तो इसका भी क्या है, यहाँ पे स्टॉक अवेलेबल है, ठीक है। बॉडी इसी को समझ रहे हैं तो इसी को लिखते हैं। क्या लिखना है, क्या लिखना है बोलिए। हम लोग क्या लिखेंगे, आप फेवरेबल कंडीशन की बात कर लीजिए। हाँ ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ड्यूरिंग अनफेवरेबल during unfavorable conditions So slime molds get converted into fruiting body. हाँ during unfavorable conditions, ठीक है। प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स, अभी पढ़ा था ना हमने प्लाज्मोडियम, उसी से शुरू करते हैं, क्या दिक्कत है। प्लाज्मोडियम ताकि आपको समझ आए, वही डिफरेंशिएट करता है। अभी पूछ रहे थे ना आप कि मैम ये कौन सा है वो कौन सा है, तो लफड़ा ही खत्म है ना। वही प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट करेगा। द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स, ये डिफरेंशिएट कर गया, द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी बना तो रहा है, ठीक है, बॉडीज कर देती हूँ। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। अच्छा देखिए आपके पास ना दो टर्म है, एक है एंडोजेनसली और एक है एक्सोजेनसली। एक एंडोजेनसली और दूसरा क्या है, एक्सोजेनसली है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि एंडोजेनसली और एक्सोजेनसली का मतलब क्या है, ठीक है। थोड़ा सा मैं स्क्रीन शेयर यहाँ पे बंद कर रही हूँ, देखिए। तो जब इसकी बात करी जाती है एंडोजेनसली और एक्सोजेनसली, समझिएगा ध्यान से मैं क्या बोल रही हूँ। अब सपोज कीजिए कि मेरे पास ये जो मेरा हैंड है ये क्या है, स्पोरेंजियम है। अब आप सोचेंगे ये नया वर्ड स्पोरेंजियम क्यों हमें बता रही है, समझिएगा ध्यान से। अगर ये स्पोरेंजियम है, ठीक है, और इसके बाहर अगर कोई चीज बनती है तो उसको हम एक्सोजेनसली बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्सोजेनसली। अब अगर ये स्पोरेंजियम है, अगर स्पोर इसके अंदर बनेंगे, अगर स्पोर कहाँ बनेंगे, हमने इसको खोला, हमने देखा अच्छा इसके अंदर स्पोर्स बन रहे हैं, तो अगर स्पोर्स स्पोरेंजियम के अंदर भीतर बनेंगे तो हम उसको बोलेंगे एंडोजेनसली। और अगर जो स्पोर्स हैं वो एट देयर टिप मतलब बाहर बनेंगे तो हम उसको एक्सोजेनसली बोलेंगे। तो यहाँ आपसे नीट के एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि अब इतना ऊपर ऊपर से आसान क्वेश्चन पूछेगा तो सबका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। तो इस वजह से घुमा के आपसे क्या पूछा जाएगा यहाँ पे कि जो इसके स्पोर्स बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, एंडोजेनसली बन रहे हैं या एक्सोजेनसली बन रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिखने जा रही हूँ दे वेयर स्पोर्स एट देयर टिप्स, और मैं ब्रैकेट में ये, हाँ तो एक्सोजेनसली हो जाएगा। क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सबको, है ना। अगर मैं एंडोजेनसली बोलूं, आगे जाके हायर प्लांट्स या एक्स वाई जेड जिसमें भी हम लोग देखेंगे सब में एंडोजेनसली होगा, लेकिन यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं
तो स्पोरेंजियम तो है, लेकिन ये सारे क्या होंगे, उसके बाहर टिप पे प्रेजेंट होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोजेनसली बोलेंगे। मैम ठीक है, स्क्रीन शेयर आपका समझ आ बंद हो गया गया। आपको? अब हाँ मैंने बंद किया था स्क्रीन शेयर, ओ है ना, समझाने के लिए। चलिए अब वापस आ गए हम लोग। ये देखिए नेक्स्ट जब हम लोग यहाँ पे देखना स्टार्ट करते हैं, तो जो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म किया है। तो ये फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म होने के बाद, अब फ्रूटिंग बॉडी है, स्पोर का जिक्र तो यहाँ पे आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे स्पोर्स को कैरी करेगा। ठीक है, द फ्रूटिंग बॉडीज, द फ्रूटिंग bodies bear spores at their tips, और विद इन ब्रैकेट में यहाँ पे डाल देती हूँ एक्सोजिनसली, कैप्स लॉक में मैं डाल देती हूँ एक्सोजिनसली। अब क्रिस्टल क्लियर है सबको? यहीं फंसिएगा आप, जहाँ कोई नहीं देखता वहां पे बताया गया है आपको, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो कैसे फॉर्म होगा, जो हम यहाँ पे स्पोर्स की बात कर रहे हैं, स्लाइम मॉल्ड्स में कैसे बनेगा वो, एंडोजेनसली बनेगा, एक्सोजेनसली बनेगा, बोथ एंडोजेनसली एक्सोजेनसली, नन ऑफ द अबव। आंसर हो जाएगा एक्सोजेनसली। कैसे फॉर्म होंगे ये, एक्सोजेनसली फॉर्म होंगे। ठीक है, हमने स्पोर भी बना दिया। अब स्पोर की खासियत लिख लेते हैं। तो स्पोर की खासियत क्या होगी, इनके पास ट्रू वॉल्स होता है। ठीक है, तो आगे हम लोग लिख लेते हैं, द स्पोर्स possess true walls। मतलब अब आप अगर मेरे से क्वेश्चन पूछे मैम ट्रू वॉल क्यों होगा, मैं पहले ही बता देती हूँ। अगर इसके पास ट्रू वॉल नहीं होगा तो ये, क्योंकि हम किसकी पढ़ाई कर रहे हैं, हम यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं अनफेवरेबल कंडीशन के बारे में, तो ऑब्वियस है ट्रू वॉल बनाएगा। ट्रू वॉल क्यों बनाएगा, अपने आप को अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव कराने के लिए। और जिसकी वजह से ये क्या करेगा, ट्रू वॉल, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ट्रू वॉल्स, ठीक है, दे आर एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स। ट्रू वॉल्स को कैरी करने की वजह से, यही रीजन है कि कई सालों तक इस फॉर्म में ही अपने आप को जिंदा और लाइव कंडीशन में रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे ही एज इट इज लिख दे रही हूँ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्रू वॉल्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्रू वॉल्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्रू वॉल्स, they are extremely resistant and survive for many years। हो गया ये? ठीक है, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये स्पोर बना के बैठ गया, इधर उधर बिखरेगा कैसे? कुछ नहीं है, एयर करंट जैसे जैसे हवा जिधर बहेगी उधर उधर ये जाएगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट लिख लीजिए। फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे द स्पोर्स आर dispersed by air currents। हो गया, बस फिनिश। क्रिस्टल क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं किसी को? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अब चलिए, मैंने आपको टाइम दिया, बीच बीच में जो आप बोलते हैं ना, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, कोई डाउट है तो पूछिए, तब मैं आगे बढ़ूंगी। सब सारे बच्चे बोलिए, डाउट है या नहीं? नो मैम। चलिए, वेरी गुड। अब हम लोग जो किंगडम प्रतिष्ठा है ना, उसके विलेन के बारे में पढ़ाई करने जा रहे हैं। समझ गए होंगे आप, मतलब क्या बोला मैंने? हम लोग प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, हाँ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, यस प्रोटोजोआ। उसके पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इमेज भी लगा हुआ साथ के साथ, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। यस मैम। हो गया? चलिए,
अब चलते हैं हम लोग प्रोटोजोन्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पहले ही बता दिया मैंने। और एक एक लाइन जो आपको है वहाँ पे उसको मैं काफ़ी मतलब डिटेल में बोलने का मतलब ये है कि इतना तो मैं करा ही दूंगी कि आपसे एक भी क्वेश्चन कभी ज़िंदगी में कहीं किसी एग्जामिनेशन का मिस ना हो, ठीक है। और इसके बाद ये इमेज आएगा आपको पीडीएफ में, समझ जाइएगा कि ये जो है उसी को समझाने के लिए लगाया हुआ है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम हेडिंग डालते हैं प्रोटोजोन्स। समझ ही गए आप लोग, प्रोटोजोन्स लिख रही हूँ इसका मतलब। सबसे पहली चीज, नंबर 1 पॉइंट, ये वही प्रोटोजोन्स हैं जिनको पहले पुरानी किताब उठा के देखिएगा, बहुत पुरानी, जैसे आपके ग्रैंडपा वगैरह जिस जनरेशन के होंगे ना, उस टाइम की कोई ना बायोलॉजी की किताब उठा के देखिएगा 11th क्लास की। आपको पता है क्या नजर आएगा उसमें? आपको दिखिएगा इस प्रोटोजोआ को एनिमल किंगडम में पॉरीफेरा के पहले पढ़ाया जा रहा है। तो आप देख के चौंक जाएंगे, आप बोलेंगे हैं इसको एनिमल किंगडम में पढ़ाया जा रहा है। शुरुआत में गलती से क्या हुआ था, इन प्रोटोजोअन्स को एनिमल किंगडम के अंदर प्लेस किया था, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये जो प्रोटोजोअन्स हैं, जब इसके बारे में हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट यही लिखा जाता है कि द मेंबर्स ऑफ प्रोटोजोअन्स पोजेस इट्स लिंक विथ, मैं पूछूं किसके साथ लिंक शो करेगा? फंजाई के साथ, प्लांटी के साथ, या एनिमेलिया के साथ? क्या आंसर होगा, किसके साथ शो करेगा? एनिमलिया। एनिमल के साथ। वेरी गुड, एनिमेलिया के साथ, है ना। ये अपना कॉमन सेंस लगाइए ना, क्या प्लांट के साथ शो करेगा? नहीं। हम फर्स्ट पॉइंट लिखने वाले हैं किसका? हम प्रोटोजोअन्स का फर्स्ट पॉइंट लिखने वाले हैं अभी अभी कि ऑल द मेंबर्स आर एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रॉफिक विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो सवाल कैसे उठता है कि हम इसको किस में डाल दें या प्लांटी के साथ को रिलेट करें? दैट्स इम्पॉसिबल। फंजाई की बात करते हैं भाई, फंजाई तो दूसरी चीज है ना, फंजाई की बात। हाँ, प्रोटोजोन के साथ कोई कनेक्शन शो, तो हमारे पास बचा इसका पास ऑप्शन बचता है किंग एरिया का। कहाँ गया ये लिखा हुआ? इधर आया, काम करने लगता है। अब हम लोग प्रोटोजोन्स जो भी 2-3 पॉइंट मैंने इसके बारे में जितनी एक्सप्लेनेशन बुक है थोड़ी हमें चीजों को समझते हुए थोड़ा स्पीड अप करते हुए हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको सिखाया है मैं वही लिखूंगी, ठीक है। पहली चीज, all the members of protozoans या प्रोटोजोआ आर एक्सक्लूसिवली, मतलब समझे एक भी एक्सेप्शन आप उसमें ढूंढ के नहीं निकाल सकते। ऑल द मेंबर्स ऑफ प्रोटोजोआ आर एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रॉफिक, याद रखना है हमेशा। एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रॉफिक है, ये कैसे हैं? एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रॉफिक हैं, याद रहेगा, ठीक है। तो इसी बात पे एक और पॉइंट बनाते हैं, कौन सा? हाँ, इसी बात पे एक और पॉइंट बनेगा कि चलो भाई जब एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रॉफिक हो ही तो किसके साथ लिंकअप कर देते हैं? किंगडम एनिमेलिया के साथ। शुरुआत में इनको सही में प्लेस किया गया था किंगडम एनिमेलिया में, ठीक है, याद रखिएगा हमेशा। प्रोटोजोअन्स, आगे लिखिए, इसी पे एक पॉइंट लिखते हैं हम लोग। प्रोटोजोअन्स ये रिश्तेदार हैं एनिमलिया किंगडम के, मतलब आपके रिश्तेदार हुए ये। प्रोटोजोअन्स आर बिलीव्ड, protozoans are believed to be primitive, पुराने, to be primitive relatives of animals। कोई दिक्कत किसी को? जो तब से लेक्चर दे दी थी वही लिखा है मैंने, है ना। एनिमल्स के प्रिमिटिव इनको रिलेटिव्स जो है वो माना जाता है, ठीक है। देन हम नेक्स्ट कौन सी बात लिख सकते हैं? मैम एनिमल्स के रिलेटिव्स मतलब मैम जो फर्स्ट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आए थे उनके
उनसे रिलेटेड। फिर से वॉल्यूम बढ़ा के बोलिए जैसे आप पहले बोल रहे थे। ओ मैम, आपने बोला कि मैम प्रीमिटिव रिलेटिव्स हैं, तो मैम प्रीमिटिव हाँ रिलेटिव्स मतलब जो सिंपलर एनिमल ऑर्गेनिजम्स थे जो मैम हाँ फर्स्ट में बिल्कुल आए थे बिल्कुल, उन। हाँ हाँ। बाद में देखा गया ना कि अच्छा किंगडम एनिमेलिया में यूनिसेलुलर वाले भी डाल दिए गए हैं, तो इनको बाहर कर दिया गया। आप समझे? यस मैम। हाँ, मोस्ट ऑफ देम आर पैरासिटिक। पैरासिटिक मतलब आप समझ ही रहे हैं, डबल ए आ गया यहाँ पे, इसको ठीक करते हैं। पैरासिटिक का मतलब हो गया कि बीमारी फैलाते हुए कुछ ज्यादा से ज्यादा देखा जाता है, सब में वही पढ़ेंगे हम। पैरासिटिक, पैरासिटिक बोलने का मतलब ये है किसी के ऊपर सरवाइव करेगा। नहीं समझ आए तो एक और ऐड करने में क्या जाता है, पैरासिटिक एंड डिजीज कॉजिंग। सब के सब विलन है डिजीज कॉजिंग। अब तो ठीक है, डिजीज कॉजिंग भी लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इसकी कैटेगरीज लिख लेते हैं। कैटेगरीज में हम लोग लिख लेते हैं चारों कैटेगरी। सबका नाम तो आपने छोटी क्लासेस में सुन रखा है, बट ऐसे प्रॉपर डिफरेंशिएट नहीं किया था आपने, बस सुना हुआ सब है आपका, कुछ नया नहीं बता रही मैं आपको, है ना? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। हाँ हाँ, सब सुना हुआ आपका। देयर आर अलग अलग करके पढ़ा था। देयर आर 4 मेजर कैटेगरीज या ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन्स। देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन्स। अब आते हैं नंबर 1। some amoeboid protozoans। हाँ, सब वही लिखेंगे हम लोग। अब आपका सुना हुआ है, कौन सा कलर लेना चाहिए? चलिए इसको लेते हैं, बस लिख लीजिए आप यहाँ पे। अमीबा आएगा इसके अंदर, पढ़ा है ना, खूब पढ़ा है आपने। अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स हो गया। सेकंड की बात करते हैं हम लोग, दूसरा। नेक्स्ट हम यहाँ पे लेंगे, किसी कोई पहले लिख सकते हैं, कोई इवोल्यूशन की सीरीज नहीं है। फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिला होगा इनके पास, है ना? फ्लैजिलेटेड जो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है ना, ट्रिप्नोजोमा। आप अच्छा खा रहे हैं, सब कुछ अच्छा, जूस पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपको दिन रात नींद आती रहती है, तो इसका मतलब है कि हो सकता है ट्रिप्नोजोमा जो है उसने इन्फेक्शन कॉज करा हो और आपको स्लीपिंग सिकनेस हो गया हो, है ना? तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन। हो गया। देन नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, अब कौन सा बच्चा, सीलिएटेड। पैरामीशियम खूब बनाया है आपने, है ना, छोटी क्लासेस में। चप्पल के शेप का बनाते थे उसको, स्लीपर शेप, याद आया? बनाया है ना, सबने बनाया होगा। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसने नहीं बनाया, सबने बनाया होगा। सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स, ठीक है। और लास्ट में हम आते हैं जो सबसे बड़ा विलन है, इसको, अब ये दूसरा प्लाज्मोडियम आ गया, मैं यही बार बार रिपीट कर रही थी सबसे। ये अब जो प्लाज्मोडियम आया, ये है मलेरिया फैलाने वाला, स्पोरोजोअन्स को जो बिलोंग करेगा। दोनों डिफरेंट है, दोनों ऐसा नहीं एक समझ लेना है दोनों को। ये हो गया स्पोरोजोअन, ठीक है, तो ये हो गया डिजीज कॉजिंग वाला। तो सब यहाँ पे क्या है, ये अलग अलग है ना? चलिए, ये हो गया। मैं अब इसमें से अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स की तरफ मूव करूंगी, उसके पहले ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। हो गया? यस। चलिए, मैं यहाँ पे फर्स्ट जो है अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स ये स्टार्ट करने जा रही हूँ, पहले बता दिया मैंने, है ना? ठीक है। अब हम लोग अमीबा के बारे में पढ़ाई करेंगे। अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स वही है, तो हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स, ठीक है। चलिए, ये रहा।
गया। अब ये अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स के बारे में जब जिक्र करेंगे तो देखिए, सबसे पहली चीज जो मैंने हमेशा आपको हर क्लास में सिखाया है, लिखना तो आपको पड़ेगा, बिना लिखे तो आपको एग्जाम में कोई नंबर नहीं देगा, कोई अंतर्यामी तो है नहीं जो दूर से देख के या आपका फेस देख के कोई बताए कि हाँ भाई चलो इसके पास बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन आप लिखेंगे तो तब ना जब कॉन्सेप्ट होगा आपके पास। कॉन्सेप्ट है ही नहीं आपके पास, आप रट के जा रहे हैं, तो आप भूल जाइए कि बायोलॉजी हो जाएगी आपसे। सबसे पहले चीजों को आपको क्या करना है, समझना है उसको। समझने के साथ साथ क्या, समझना तो ठीक है, समझ तो पूरी दुनिया रही है, लेकिन समझने के साथ साथ आपको क्या करना है, उस टॉपिक को आसान बनाना है। जो मैं यहाँ पे बोलना चाह रही हूँ वो क्या है कि आप क्या कीजिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये टॉपिक जो है वो हमें समझने में, पढ़ने में, करने में दिक्कत आ रही है, हम लिख नहीं पा रहे उसके बारे में, तो सबसे पहले आप उसको देखिए कि इसको इजी कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये वही अमीबा है जो बचपन से ही बोला जा सकता है, 6-7 की बुक में भी आजकल ये बना होता है ना। तो मैं बोल ही सकती हूँ कि बचपन से आप जो ये इमेज डायग्राम, ये आपने अमीबा बनाया है, आपने पैरामीशियम बनाया है, आपने जो आगे हम नेक्स्ट कैटेगरी पे मूव करेंगे, ये सारे डायग्राम्स आपने ऑलरेडी बना रखे हैं। जब आप अमीबा बनाते थे तो आपको अमीबा बनाने में सबसे इंटरेस्टिंग बात ये लगती थी, आपको लगता था वाह कितना अच्छा है, इसका कोई शेप नहीं बनाना, जैसे मन वैसे खींच दो, है ना। सबसे अच्छी बात आपको यही लगती थी अमीबा बनाते वक्त, यस और नो, है ना। यस हाँ, ma'am. अमीबा बनाते वक्त सबसे अच्छा आपको क्या लगता था, आप कैसा भी इसका शेप बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी, ठीक है। अब यहाँ जब हम लोग बात करते हैं, नीचे जो आपको ये इमेज दिख रहा है, इट्स माइक्रोस्कोपिक व्यू। यहाँ पे अब जितनी कहानी बता रही हूँ फटाफट सुनते जाइए। ये अमीबा आपको कैसा दिख रहा है, आप ही आंसर देंगे, कैसा दिख रहा है, यूनिसेलुलर दिख रहा है, मल्टी सेलुलर दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, यूनिसेलुलर दिख रहा है, वेरी गुड। मतलब ऐसा तो नहीं लग रहा ना मैंने ये एक सेल बनाया, इसका कोई पड़ोसी बैठा हुआ, ये बेचारा कुछ एग्रीगेट किया, नहीं, एक सेल है इसके पास, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि यूनिसेलुलर, मैं ऐसा लिख सकती थी कि प्रोटोजोअन्स के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया गया है, ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर, ठीक है, लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली चीज क्या है कि इसके पास यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, आप बोलेंगे हाँ ठीक है हमें दिख रहा है। दूसरी बात क्या है, बाहर मेम्ब्रेन क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन है इसके पास, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अंदर आप बचपन से आज तक जो फ्लूइड भरते हैं उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, बेचारा एक सेल है तो क्या होगा इसके पास, साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज और जो पॉइंट हम लिखने वाले हैं, अब यहाँ देखिए इसने क्या किया है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे एक इसने फूड पार्टिकल यहाँ देखा, फूड पार्टिकल देखने के साथ बहुत ही समझदारी के साथ, बहुत ही चालाकी के साथ ये फूड पार्टिकल की तरफ खुद को मूव करता गया, और मूव करते हुए क्या करेगा, ये इसके चारों तरफ स्यूडोपोडिया बना रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पूरे फूड पार्टिकल को कवर करके खुद ही खा जाएगा, उसको इंगल्फ कर लेगा, इसके अंदर जाएगा, फिर कंप्लीट डाइजेशन के बाद उसको एसिमिलेट करता हुआ ये एनर्जी ले लेगा, ठीक है। तो आपने साइटोप्लाज्म सीखा, और श्यूडो मतलब फॉल्स होता है, फिजिक्स में आप श्यूडो फोर्स पढ़ते हैं, श्यूडो मीन्स फॉल्स होता है। एनिमल किंगडम में आपको पढ़ाऊंगी, श्यूडो सिलोम पढ़ाऊंगी, श्यूडो श्यूडो श्यूडो, जहां भी आपको वर्ड लिखा हुआ दिखता आप समझ जाइए मतलब क्या है, फॉल्स, मतलब क्या है, फॉल्स, ठीक है। नीट में 33 इयर्स के क्वेश्चन जब आप देखिएगा तो आपको 4 से 5 साल एक क्वेश्चन लिखा हुआ दिखिएगा, आप ढूंढ लीजिएगा, नहीं मिले तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन लिखा हुआ दिखेगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब ये क्वेश्चन क्या है, कुछ क्वेश्चन मर्ज करने वाले लोगों ने गलती क्या करी है, इस क्वेश्चन को द लिविंग वर्ल्ड में भी डाल दिया है, एक क्वेश्चन को जो दूसरे साल पूछा गया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में डाल दिया गया है, फिर इस क्वेश्चन को किसी ने एनिमल किंगडम में डाल दिया है। ट्रूली ये क्वेश्चन जो है किसको बिलोंग करता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को बिलोंग करता है, ठीक है। आपसे जब कभी भी जिंदगी में आज के बाद से पूछा जाए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, आपको हमेशा, मैं अभी दूंगी आपको असाइनमेंट क्वेश्चन में, ठीक है, आपको आंख बंद करके वहां पे लिखना है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन।
कॉन्ट्रेक्टाइल, अब इस बेचारे के पास कोई किडनी तो है नहीं हमारी तरह वेल डेवलप्ड जो ये किडनी से अपना ऑस्मो रेगुलेशन, आपकी बॉडी में किडनी भी ऑस्मो रेगुलेशन का ही काम करता है, याद रखना है आपको। किडनी वहां पे क्या करता है, ऑस्मो रेगुलेशन का ही वर्क करता है। और ये भी यहाँ पे क्या कर रहा है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑस्मो रेगुलेशन का ही काम कर रहा है। और ऑस्मो रेगुलेशन करने के बाद जो चीजें हैं वहां पे वेस्टेज इसको पता चलता है, उसको ये बॉडी के बाहर रिमूव करता है। कैसे एक्सक्रीट करता है अमीबा, तो अगर अमीबा का मूविंग डायरेक्शन मान लीजिए ये दाहिने साइड भागा जा रहा भागा जा रहा भागा जा रहा, तो ये जो फूड वैक्यूल है सारा डाइजेस्ट करने के बाद इसमें से जो वेस्टेज है उसको ये बॉडी से बाहर निकाल देगा, और उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ये बॉडी से बाहर डिफ्यूज होता हुआ यहाँ से आउट हो जाता है। ठीक है, अब कोई एनस तो इसके पास है नहीं कि एनस के थ्रू ये क्या करेगा, बॉडी के बाहर रिमूव करेगा। तो आपने कौन कौन सी चीजें सीखी, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स में कैसा है, ये यूनिसेलुलर है। क्या खासियत है इसकी, ये स्यूडोपोडिया मतलब फॉल्स फीट कैरी करेगा। स्यूडोपोडिया से क्या करता है, ये फूड इनगल्फिंग में हेल्प लेता है। और क्या होता है इसके पास, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या करता है, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, ये प्रॉपर वेल डिफाइंड। अब आपके पास न्यूक्लियस भी कैरी कर रहा है, क्यों कैरी कर रहा है न्यूक्लियस, क्योंकि ये प्रोकैरियोट नहीं है, हम यूकैरियोट की पढ़ाई कर रहे हैं। न्यूक्लियस है तो उसके बाहर ये साइटोप्लाज्म को भी कैरी कर रहा है। इसके पास फूड वैक्यूल भी है जिसके अंदर जो फूड इसने इंगल्फ किया था उसमें इसने कैरी करके रखा हुआ है, और उसके ऊपर ये डाइजेशन का वर्क धीरे धीरे कर रहा है। ठीक है, ये सारी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के बारे में आज की क्लास में बताया है, जिसके बारे में जो नोट वर्क और रिटन वर्क है वो मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगी। और अभी मैं असाइनमेंट क्वेश्चंस लिखने जा रही हूँ। उसके पहले अगर इस टॉपिक में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, पूछिए फिर मैं आगे बढ़ूंगी। इसमें कोई डाउट किसी को समझने में? मैम प्रोटोजोआंस तो प्रोटिस्टा के ग्रुप से बिलोंग करता है, तो मैम यहाँ पर एनिमेलिया क्यों लिखा है? फिर से बोलिए, आपकी भी आवाज कम आ रही है। मैम प्रोटिस्टा के ग्रुप के अंदर तो प्रोटोजोआंस है बुक में। प्रोटिस्टा के ग्रुप के अंदर प्रोटोजोआ, हाँ, और आगे पूछ रहे हैं मैम आप? एनिमेलिया क्यों है यहाँ पर, एनिमेलिया के ग्रुप में क्लासिफिकेशन क्यों है? देखिए, पहले ये जो था ना, पहले ये किंगडम एनिमेलिया में था गलती से, फिर बाद में पता चला नहीं नहीं ये सारे यूनिसेलुलर हैं, और क्या है, ये सारे डिजीज कॉजिंग है। डिजीज कॉजिंग तो खैर बात की बात है, वो तो एस्केरिस वगैरह भी होता है, उसकी बात नहीं है। मेन बात यहाँ पे क्या है, इनको पकड़ा गया कि सारे के सारे कैसे हैं, यूनिसेलुलर है, तो वहां से उठा के इसको बाहर कर दिया गया। ठीक है, मैम पहले वो था, अब नहीं है। अब नहीं है, अब नहीं है, अब ये अच्छा किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर है। ठीक है, और कुछ? नो मैम। चलिए, और कोई डाउट किसी को? चलिए मेरे साथ साथ लिखिए असाइनमेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, give a term for aggregates of slime molds under suitable conditions। क्या लिखेंगे आंसर? प्लाज्मोडियम। वेरी गुड, सारे बच्चे बोलिए एक साथ, एक दो को थोड़ी पढ़ा रही हूँ मैं, बोलने से याद होता है ना। मैंने आपको बार बार बोला है कि आप भले ही बैठे ऑनलाइन क्लास में, बट आपको ये फील करना है कि ऑफलाइन क्लास में आप बैठे हैं, जैसे क्लास में आंसर करते हैं वैसे ही आंसर कीजिए। गिव अ टर्म फॉर एग्रीगेट्स ऑफ स्लाइम मोल्ड्स अंडर सुटेबल कंडीशंस। द आंसर इज प्लाज्मोडियम। पता है आपको? चलिए नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ, ये अलग से क्वेश्चन में बता रही हूँ आपको, विच टाइप ऑफ
cell division forms spores in fruiting body of Plasmodium. Fruiting body of Plasmodium. आपसे जब कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए with 2000% guarantee the answer will be meiosis. क्या होगा? meiosis होगा. सोचिए पूरी दुनिया में दो ही तरह के सेल डिवीजन है, माइटोसिस और मियोसिस, लेकिन यही इतना दिमाग खराब करेंगे आपका आगे जाके, आप बोलेंगे पता नहीं ये 10 तरह का होता तो क्या होता है ना. दो ही तरह के हैं इस पूरी दुनिया में, जिसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे? मियोसिस. राइट आंसर इज मियोसिस. चलो कहाँ गया ये? लगता है कुछ हैंग करेगा, थोड़ा सा रुक जाइए कुछ सेकंड्स. थर्ड क्वेश्चन मैं डिक्टेट कर रही हूँ, लिख लीजिए आप लोग, वॉइस तो जा ही रही होगी. What is the reason of survival of fruiting bodies what is the reason of survival of fruiting bodies for several years? क्या लिखेंगे आंसर? And true walls. वेरी गुड. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्रू वॉल्स. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, मैं साफ सीधा सा एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, हिंदी में मैं बोल देती हूँ. इसका क्या रीजन है कि ये बहुत सालों तक खुद को सरवाइव करा सकते हैं? आंसर विल बी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्रू वॉल्स. लिख लीजिए, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्रू वॉल्स. ट्रू वॉल्स के प्रेजेंट होने की वजह से, है ना. नेक्स्ट, what is the mode of nutrition in lime molds? क्या लिखेंगे? सैप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक. आंसर में हम लोग लिखेंगे सैप्रोफाइटिक एंड तभी तो हम इसको क्या बोलते हैं, ये अभी क्वेश्चन में लिखने जा रही हूँ आगे. फंजाई ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा. हम हेटेरोट्रॉफिक. हाँ, हेटेरोट्रॉफिक भी लिख सकते हैं बिल्कुल. इसको ऐसे जब पूछा जा रहा है हम बिल्कुल लिख सकते हैं. चलिए इतने क्वेश्चंस लिख लिए आपने, अब आगे बढ़ती हूँ मैं. ये अब सही हो गया. चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे करते हैं, है ना. पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1. गिव अ टर्म फॉर एग्रीगेट्स ऑफ स्लाइम वॉल्स अंडर सुटेबल कंडीशंस. मतलब
स्लाइम मॉल्ट अगर सुटेबल कंडीशन में पाए जाते हैं झुंड बना के, उसको क्या नाम देते हैं? प्लाज्मोडियम आंसर है इसका। दूसरा क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन फॉर्म्स स्पोर्स इन फ्रूटिंग बॉडी ऑफ प्लाज्मोडियम? ऐसे जब भी किसी स्पोरेंजियम के अंदर, स्पोरेंजियम कुछ नहीं होता, स्पोरेंजियम एक ऐसा कंपार्टमेंट होता है जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं। तो जब कभी भी कोई स्पोर बनेगा तो हम लोग वहां पे कौन सा सेल डिवीजन लिखते हैं? मियोसिस लिखते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट इज द रीजन ऑफ सर्वाइवल ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज फॉर सेवरल ईयर्स? तो यहाँ पे हम आंसर क्या लिखेंगे? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्रू बॉल। मतलब ट्रू बॉल है इसके पास, जिसकी वजह से ये प्रोलॉन्ग टाइम तक खुद को सर्वाइव करा सकता है। अगला क्वेश्चन है चौथा, व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन स्लाइम मॉल्स? तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं? इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है सैप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक होता है। सारे क्वेश्चन बस आप मेरे असाइनमेंट याद करते जाइए, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ। मेरी तरफ से गारंटी है कि 90 क्वेश्चन मेरे पढ़ाई से बाहर आपको नहीं आएगा। लिखवा लीजिए मेरे सिस्टम पेपर पे, मैं आपको जितना करा रही हूँ इससे बाहर कोई नहीं पूछ सकता आपसे, ठीक है। तो साथ के साथ आप प्रिपेयर करते चलिए। फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं, which category of Protista is referred as fungi of Protista? क्या लिखेंगे? Slime molds. Yes, very good. The answer is slime molds. Next question is, what do you understand by grouping body in slime molds? क्या लिखेंगे? आंसर कीजिए। Plasmodiums get differentiated during unfavorable condition. ठीक है, वेरी गुड। प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट करके क्या बनाने वाला है? फ्रूटिंग बॉडी बनाने वाला है, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं? यही आपने समझा है ना? तो यहाँ पे लिख लीजिए आंसर में, प्लाज्मोडियम differentiates and forms fruiting body during unfavorable conditions. चलिए, नए बच्चों को दिक्कत नहीं आएगी, आंसर भी मैंने साथ के साथ लिख दिया है। और हालांकि आप ये सारे आंसर्स खुद से भी लिख सकते हैं, इतना पता है मुझे, है ना? समझा है आपने अच्छा, तो आप इसको खुद से भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन, which category of Protista poses link with kingdom Animalia?
बताइए आंसर आपको, व्हाट इज द आंसर? प्रोटोजोन्स, ठीक है। आंसर इज What is the function of नीट का क्वेश्चन? What is the function of contractile vacuole? क्या लिखेंगे? एक्सप्रेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। वेरी गुड। Excretion and osmoregulation. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ग्रुप कर देते हैं, थोड़ा सा हैंग कर रहा है। क्वेश्चन लिख लीजिए, विच ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ कंटेन्स स्यूडोपोडिया? विच ग्रुप ऑफ प्रोटोजोअन्स which group of protozoans contains ESEUDO? स्यूडो मतलब फॉल्स होता है, और पोडिया मीन्स अपेंडेजेस होता है। फीट, हाथ पैर आपके क्या है? पोडिया है बायोलॉजी के हिसाब से, है ना? तो विच ग्रुप ऑफ प्रोटोजोअन्स कंटेन्स स्यूडोपोडिया? मैम फॉल्स फिट। हाँ, आंसर इज amoeboid protozoans. क्वेश्चन जो मैंने आपको आज की क्लास में सिखाया है, एक बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे। राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन टाइम मॉड्स। इसे लिख के देख लेंगे, इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे खुद से, है ना? किसी को कोई डाउट आज की क्लास में? ये जो सारे असाइनमेंट क्वेश्चंस हैं, ये लीजिए, सेकंड नेक्स्ट पेज है ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। एक बार मैं पेजेस रिवाइज कर देती हूँ, ठीक है? देखिए, हमने आज की क्लास जो है, हो गया मैम। हाँ ठीक है, वेरी गुड। हमने आज की क्लास जो है वो यहाँ से स्टार्ट करी है। यहाँ पे मैंने आपको स्लाइम मोल्ड समझाना स्टार्ट किया है, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको ये ऊपर वाला प्लाज्मोडियम सिखाया, जो कि सुटेबल कंडीशंस में अपने आप को फैलाना स्टार्ट करता है, कई फीट तक बिखरता हुआ जा सकता है। और नेक्स्ट वाला जो ये इमेज आपको दिख रहा है, ये किसका है? ये उसके फ्रूटिंग बॉडी का है, जो कि कब बनता है? अनफेवरेबल कंडीशन में। फिर मैंने आपको इसका लाइफ साइकिल समझाया, ये प्लाज्मोडियम है, इस बेचारे को अनफेवरेबल कंडीशन दीजिएगा, ये फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा। फ्रूटिंग बॉडी में मियोसिस होने के बाद एक्सोजिनसली इसके बाहर स्पोर्स बनते हैं, उसी में से कुछ डिफरेंशिएट होकर मेल गेमेट बनाएगा, कुछ फीमेल गेमेट। फिर फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर जाइगोट बनाएगा, फिर ये प्लाज्मोडियम बनाएगा, ठीक है? देन फिर मैंने ये पेज आता है जहाँ पे मैंने आपको लिखा है डिटेल एक्सप्लेनेशन फ्रूटिंग बॉडी के बारे में। जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो प्लाज्मोडियम ही खुद को डिफरेंशिएट करता हुआ फ्रूटिंग बॉडीज बनाने का काम करता है।
लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अंदर नहीं बनता बल्कि एक्सोजेनसली उसके बाहर बनता है ये। और यहाँ पे ये ऐसे तो आपको बाहर से ऐसा नजर आता है बिखरा हुआ, ऐसे बीड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, बट जब आप इसको जूम करके आप देखते हैं तो एक्चुअली ये जहाँ प्रेजेंट होता है छोटे छोटे स्टॉक्स के हेल्प से इसने अपने आप को वहां कनेक्ट किया होता है, ठीक है। और ये कई सालों तक खुद को सरवाइव करा सकते हैं एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट कंडीशन में भी। उसका रीजन सबसे बड़ा ये है क्योंकि इनके पास ट्रू वर्ड्स प्रेजेंट होता है। ये मैंने आपको असाइनमेंट क्वेश्चन में भी दे रखा है, ठीक है। फिर जब हम आगे बढ़े तो हमने ये देखा था इसका डिटेल्ड व्यू। यहाँ मैंने लिख भी रखा है आपके कन्वीनियंस के लिए कि ये इमेज आपको कब दिखेगा, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन जो है आपको नजर आएगा, ठीक है। फिर हमने प्रोटोजोन की स्टार्ट करी। यहाँ पे आपने सीखा कि जो मेजर ग्रुप्स हैं प्रोटोजोन्स के, अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड एंड स्पोरोजोन्स। खासियत क्या है, चाहे हम किसी भी की भी पढ़ाई करें इनमें से, सब के सब एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रॉपिक है, सारे के सारे यूनिसेलुलर हैं। और इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से इनको प्राइमरी या प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स माना जाता था। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के साथ साथ सबसे बड़ी वजह जो है वो इनका यूनिसेलुलर होना है, जिसने इसको बाहर कर दिया किंगडम एनिमेलिया से। क्योंकि किंगडम एनिमेलिया में सबसे पहली पढ़ाई जो है वो प्रोटोजो पॉरीफेरा की कराई जाती है। तो पॉरीफेरा में हम लोग स्टार्ट ही करते हैं सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे वो एक मल्टी सेलुलर बॉडी कैरी करता है। तो ऑब्वियस है कि इसको वहां पे प्लेस नहीं किया जा सकता, बाद में इसको वहां से क्या किया गया, बाहर कर दिया गया, ठीक है। और ये मैंने आपको अमीबा समझाया है आज की क्लास में, जिसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लिखने का काम जो है वो सिर्फ मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगी। फिर मैंने आपको ये असाइनमेंट क्वेश्चंस दिए हैं जिसमें ये पेज 1 है, मैंने सारे क्वेश्चन आंसर आपको डिस्कस कर दिए हैं आज की क्लास में, और ये पेज 2 का भी मैंने कर दिया है, ठीक है। और कोई डाउट किसी को आज की क्लास में? चलिए, नो मैम। चलिए।